संदीपन गुरु में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10वीं और 9वीं की एनसीईआरटी बुक की जो सिलेबस है उसके जितने भी चैप्टर हैं उनका वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। सरल और रोचक ढंग से उनको सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो हर चैप्टर के वीडियो को देखने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी वाली जो बटन है, जिससे जो भी नया वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, उसका लाभ ले सकें, इसके लिए इसको लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है। तो वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आर से व्यक्त करते हैं। संख्याओं के बारे में पिछले वीडियो में हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट रूप में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हमारी जो गिनती है, काउंटिंग है, उसको हम प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एन से प्रदर्शित करते हैं। जब इस प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसे होल नंबर कहते हैं। जब इस होल नंबर में हम ऋणात्मक संख्या भी मिला देते हैं, जैसे -3 और -19, तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जेड से प्रदर्शित करते हैं। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो p/q के रूप में देखने को मिलती हैं, जैसे 2/3, 7/4 इत्यादि संख्याएं। जब इन संख्याओं को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो एक नई प्रकार की संख्या बनती है, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 और पाई। और इस तरह से बहुत सारी संख्या होती हैं जिन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले इसके कथन को देखते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो 12 एक भाज्य संख्या है, तो इसे 2 × 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यदि इसका हम गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। इसको हम 3 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। तो यदि आने वाले क्रम को ध्यान में न रखा जाए तो यह अद्वितीय होता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि 12 के गुणनखंड में 2 बार 2 और 1 बार 3 ही आएगा, चाहे 2 × 2 × 3 लिखें या 3 × 2 × 2 लिखें। इसी तरह हम 15 का देख लेते हैं। इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 होता है। इसको हम 5 × 3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही है क्योंकि गुणा करने पर 15 ही आएगा। तो इस तरह से इसी तरह 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 या 3 × 3 × 2 होगा। तो इस तरह से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि इसके क्रम को ध्यान में न रखें तो द्वितीय होता है। द्वितीय का मतलब होता है कि इसके समान कोई दूसरा न हो। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बात है जिसको हम जान लेते हैं। तो एक प्राकृत भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब गुणनखंड के क्रम को ध्यान न देता अद्वितीय होता है। यहाँ पर हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक सीखेंगे। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जिन संख्याओं का हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो उन संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होती है उसको हम, उनके गुणनफल को हम SCF कहते हैं। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं कट जाए, जिनका हम महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, तो वह उस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। लघुत्तम समापवर्तक लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। तो जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उन संख्याओं में से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणन की खंड की जो सबसे बड़ी घात होती है उनका गुणनफल एलसीएम कहलाता है। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जिस जिस संख्या में जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यदि मान लिए कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनके एचसीएफ और एलसीएम में और उन संख्याओं में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणन प्राप्त करने के लिए हम संख्या को आरोही क्रम में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब भाजकता का नियम जान लेते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए यदि हम भाजकता का नियम जानते हैं तो इससे हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने में सरलता होगी। इसको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी कहा जाता है। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में सम संख्या आती है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य, मतलब यदि जो संख्या दी है उसके सभी अंकों का योग कर लेते हैं, यदि वह 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है वह 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के इकाई के अंक में 0 और 5 आते हैं तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 आते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? कि संख्या के इकाई के अंक में 2 का गुणा कर लेते हैं और जो परिणाम आता है उसको मूल संख्या में घटा देते हैं। अब जो संख्या प्राप्त हुई यदि वह 7 से विभाज्य हो जाती है तो जो मूल संख्या है वह भी 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। वही 3 से विभाज्यता का नियम था। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई के संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित होगी। अब हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड प्राइम फ्रैक्शन के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो पहला है 140। तो अब यहाँ इकाई के अंक में 0 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से हम काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 0 आ गया। यदि आप लोगों को इस तरह से कठिनाई होती है तो अलग से पेपर कॉपी पर रफ में 140 में 2 का भाग दे दीजिए। फिर 70 आ गया तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई में 0 है, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 35 आ गया। तो यदि इस तरह से नहीं बन रहा है तो अलग से पेपर कॉपी में 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। अब इकाई के अंक में 5 है तो 5 से विभाजित होगा, 5 सत्ते 35। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड मिल गया। 140 बराबर हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फ्रैक्शन लिखना है। पहले इस तरह से इसका प्राइम फ्रैक्शन निकालना है अभाज्य गुणनखंड, फिर इस तरह से लिखना है। इसी तरह 156 का है, इकाई के अंक में 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, इकाई के अंक में 8 है तो 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 बार आया है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह 3825। तो इन संख्याओं का योग कर लेते हैं। 5 2 7, 8 7 15 3, 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18। तो 18 जो है 3 से कट जाता है, 3 6 18, तो ये 3 से विभाजित होगी। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 5 से विभाजित होगा तो 5 अट्ठे 40, 55 25। फिर 5 से कट जाएगा तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एक कम 17। तो भाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 2 बार आया है, 3 की घात 2
5 2 बार आया है, 5 की घात 2 और 17। इसी तरह 5005, तो 5 से कटेगा, इकाई के अंक में 5 है, तो 5 एकम 5, फिर शून्य आ गया, फिर 5 एकम 5, अब 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, तो और फिर 11 से कट जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और फिर 13 एकम 13। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसी तरह 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस तरह से हमको पहले कॉपी में अपने इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर उसको इस तरह से लिख लेना है। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी संबंधों की सत्यता की जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या दी है 26 और 91। 26 का अभाज्य गुणनखंड जैसा पीछे बताए हैं उस तरह से निकाल लेना है, तो 2 गुणे 13, 91 का 7 गुणे 13। अब देखते हैं कि 13 दोनों में है, तो उसका इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 13। अब एलसीएम निकालने के लिए, अब 13 दोनों में है तो उसको एक बार लेंगे, और 2 और 7 इसका गुणा करने पर आ जाएगा 182। अब यहाँ संबंध की जांच करनी है, तो एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है, और संख्या 26 और 91 इनका गुणा करने पर 2366 आता है, मतलब यह संबंध सही है। इसी प्रकार दूसरी संख्या 510 और 92। 510 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आता है, और 92 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 23 आता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात, 2 की छोटी घात मतलब 1, तो 2 ले लिए, तो एचसीएफ हो गया। अब इसके बाद जो एलसीएम के लिए जो है बड़ी घात लेते हैं, 2 की घात 2 है तो 2 बार यहाँ लिख लेंगे, फिर 3 5 और 23, 17 और 23 इनका गुणा कर लेंगे, और इस तरह से फिर संबंध की जांच कर लेंगे। फिर तीसरी संख्या 336 और 54, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो 2 की छोटी घात यहाँ पर 1 है तो लिख लिए। फिर दूसरी जो है तो कॉमन संख्या 3, तो 3 की छोटी घात 3 है तो यहाँ लिख लिए, 2 गुणे 3 बराबर 6। अब और कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम को निकालने के लिए क्या करना है, बड़ी घात लिखनी है, तो 2 यहाँ 4 बार आया, 4 बार लिख लिए, 3 यहाँ पर 3 बार आया, 3 बार लिख लिए, और 7 तो गुणा कर दिए। इस तरह से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, और संबंधों की जांच कर लेते हैं। तब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो किस विधि से करना है, प्राइम फ्रैक्शन विधि से। जब इस तरह बोलेगा तो सबसे पहले प्राइम फ्रैक्शन निकालना है, जैसे 12 15 और 21 का इस तरह से पहले कॉपी में उत्तर लिखने पर प्राइम फ्रैक्शन निकालना है। 12 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 15 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 21 3 से कटेगा, 3 सत 21, 7 एकम 7। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है, उसके बाद बड़ी संख्या, जैसे 15 5 से भी कटता है, 3 से भी पहले 3 से काटना है। इसी तरह 12 3 से भी कटता है, तो हमें किससे काटना है, पहले 2 से भी कटता है, 2 से। तो इस तरह से पहले छोटी संख्या से काटेंगे अभाज्य संख्या से, उसके बाद भाज्य संख्या से काटेंगे। अब इनको हम लिख लेते हैं। तो 12 का हमने प्राइम फ्रैक्शन क्या निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का 3 गुणे 5 और 17 का 3 गुणे 7। अब तीनों में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है, 3, तो 3 हो गया सीएफ। अब एलसीएम, एलसीएम में 2 2 बार आया, 2 बार लिख लिए। 3 1 बार आया तो 1 बार लिखे। 5 1 बार आया है, 1 बार लिख लिए। 7 1 बार आया, 1 बार लिख लिए, तो इनका गुणा कर दिए तो एलसीएम हो गया 420। अब इस तरह 17 23 29, तो 17 भी प्राइम है तो किसी से नहीं कटेगी, तो 1 गुणे 17। 23 भी प्राइम है तो 1 गुणे 23। 29 भी अभाज्य है तो 1 गुणे 29। तीनों में एचसीएफ हो गया 1, क्योंकि तीनों जो है अभाज्य संख्या है, और एलसीएम निकालने के लिए तीनों का गुणा कर देते हैं। फिर तीसरा है 8 9 और 25। तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 और 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5।
इन तीनों में हम देखते हैं कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1 मान लेते हैं। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से प्राइम फ्रैक्शन विधि या भाज्य गुणनखंड विधि से हम जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब चौथी सवाल देखते हैं। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यदि दो संख्याएं और बी दी हुई हों और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं ए और बी हों तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ से हमको दो फार्मूले प्राप्त होते हैं। यदि मान लो कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम मालूम है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम लिख देंगे। और यदि एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ मालूम है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ मालूम है। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम वाला फार्मूला लिख लेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है, 9। तो इस तरह से दोनों संख्याओं के गुणनफल में 9 का भाग देंगे, जो उत्तर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसी तरह से यदि एलसीएम पता होता तो इस सूत्र को लगा के हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते। अब पांचवी सवाल देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। साथ ही किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि वह संख्या 5 से विभाज्य हो। तो 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसके गुणनखंड में 5 होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 आते हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए संख्या जो बनेगी 6 की पावर n वह 5 से विभाज्य नहीं होगी। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब कभी कभी प्रश्न में 6 पावर n की जगह 4 की पावर n आ जाता है, तो यहाँ पे सब कुछ यही लिखना है। जहाँ जहाँ पर 6 की पावर n है वहाँ तुमको 4 की पावर n लिख देना है। और 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होता है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 लिख देना है। बाकी पूरा यही स्टेटमेंट लिख देना। यह भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यह हर साल परीक्षा में पूछी जाती है। अब यहाँ पर कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 संख्या भाज्य क्यों है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों संख्याएं दी हुई हैं। अब इन दोनों संख्याओं में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 13 दोनों में है, तो 13 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचता है 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1, 11 से 77 और 1 78, 13 गुणे 78 हो गया। अब ये जो पूरी संख्या है इसके दो गुणनखंड मिल गए, 13 और 78, और एक वह संख्या और एक पहले से है, तो कुल 4 गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक हो गए, तो अतः यह संख्या भाज्य है। इसी तरह दूसरी संख्या जो है इसमें हम देखते हैं दोनों में 5 जो है कॉमन है, 5 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर जो संख्या बची उसका गुणा कर लेते हैं और 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी हमको दो संख्या, इसके दो गुणनखंड मिल गए, 5 और 1009। इसके अलावा 1 से ये कटेगी ही और स्वयं से कटेगी। इस तरह इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो यह भी संख्या भाज्य संख्या है। तो उपरोक्त दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि दोनों संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। अब आगे एक प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह के जब इबारती प्रश्न रहेंगे तो पहले हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हल करना है। हल करने से पहले यह देख लेना है क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम नोट कर लेंगे। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या क्या दिया है कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो 18 का हम प्राइम फ्रैक्शन कर लेते हैं भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह 12 का प्राइम फ्रैक्शन कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में हम देखते हैं कि एलसीएम में क्या है कि इसके जो है जो 2 की बड़ी घात है तो 2 गुणे 2, 3 की बड़ी घात 3 गुणे 3, इनका गुणा कर लेते हैं तो 36 आ जाता है।
अतः दोनों जो है 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1 समाप्त हो गया है। और अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।